नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। जानता हूँ कि बहुत दिनों के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। बीच में बहुत सारी चीजें इस देश में होके चली गई, जैसे केरला स्टोरी कंट्रोवर्सी होके चली गई, आदि पुरुष फिल्म का जो पूरी कंट्रोवर्सी थी वो होके चली गई। मुझे इन सब के ऊपर वीडियो बनाना था, लेकिन ड्यू टू सम पर्सनल रीजन मैं उतना टाइम दे नहीं पाया और आज अचानक मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज और महाराष्ट्र और इस देश के इतिहास में हुई है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, हम बात करेंगे महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन है उसके बारे में। इस कहानी को शुरू करने से पहले यहाँ पर हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनेंगे। आप सबको याद होगा, एक मशहूर हॉलीवुड फिल्म आई थी 1984 में, टर्मिनेटर। उस फिल्म की एक मोटी मोटी जो कहानी थी वो ऐसी थी कि भविष्य से एक मसीहा पास में जाता है एक ऐसी औरत को बचाने के लिए कि जिसका होने वाला बच्चा फ्यूचर में इंसानियत को बचाने वाला है। उसी के साथ भविष्य से एक और रोबो पास में आता है उसी औरत को मारने के लिए, ताकि भविष्य में इंसान खत्म हो जाए और सारी दुनिया पर रोबो का राज हो। इस चूहे बिल्ली के खेल में वो मसीहा और उस औरत के बीच में प्रेम संबंध निर्माण हो जाते हैं और जिससे वो औरत प्रेग्नेंट हो जाती है और उससे होने वाला बच्चा ही भविष्य में इंसानियत को बचाने वाला होता है। अब इस कहानी में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर वो मसीहा भविष्य से पास्ट में आता ही नहीं तो वो बच्चा पैदा होता ही नहीं, और अगर वो बच्चा पैदा होता ही नहीं तो फिर भविष्य में रोबो और इंसानों के बीच में जंग होती ही नहीं। समझने में थोड़ा सा मुश्किल है। इस कहानी में जितनी कंफ्यूजन है उससे ज्यादा कंफ्यूजन तो इस वक्त महाराष्ट्र स्टेट में है। यहां पर मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अजित पवार के बारे में कुछ बोल रहे हैं। अशा मानसिकतेचे आम्ही नाही। एक गोष्ट लक्षात घ्या, अजित पवारांना भाजपमध्ये स्थान नाही। एनसीपीशी राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती होणं शक्यच नाही। नाही नाही नाही, आपत धर्म नाही, शाश्वत धर्म नाही, कुठलाही धर्म नाही। एक वेळ रिकामे राहू, एक वेळ सत्तेशिवाय राहू, एक वेळ मला कोणीतरी विचारलं तुमचा विवाह होणार आहे का, मी म्हटलं अविवाहित राहणं पसंत करेन, पण राष्ट्रवादी सोबत जाणार नाही नाही नाही। जैसा कि अभी आपने देखा, फडणवीस साहब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए वो अजित पवार या एनसीपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन उनका यही कॉन्फिडेंस आगे जाकर वो खुद ही तोड़ देते हैं। कहानी शुरू होती है 2014 में। शिवसेना और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि हम दोनों मिलकर एक गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं तो वो वैसा ही करते हैं और सत्ता के लिए शिवसेना और बीजेपी एक साथ आते हैं और जिसमें मुख्यमंत्री बनते हैं देवेंद्र फडणवीस। यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में। तब से लेकर अब तक यहां पर जितने सीएम बने हैं उनमें से सिर्फ 2 ही सीएम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी टर्म पूरी की है। पहले थे स्वर्गवासी वसंतराव नाईक और दूसरे थे देवेंद्र फडणवीस। 2014 में यह गवर्नमेंट बनती है और 2019 तक यह अपना पूरा कार्यकाल पूरी करती है। 2019 में शिवसेना और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ती है। हालांकि सीटों की बंटवारे को लेकर इनमें बहुत ज्यादा बहस होती है, लेकिन फाइनली वो डिसीजन लेते हैं कि हम एक साथ लड़ेंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी वो भी एक साथ इलेक्शन लड़ते हैं। चुनाव के नतीजे सामने आते हैं जिसका क्लियर मैंडेट था कि बीजेपी और शिवसेना अपनी गवर्नमेंट फिर से बना सकते थे। चुनाव के नतीजे कुछ इस तरह से थे। बीजेपी 105 सीटें, शिवसेना 56 सीटें, एनसीपी 54 सीटें और कांग्रेस 44 सीटें, जिससे साफ जाहिर होता था कि शिवसेना और बीजेपी अपनी सरकार फॉर्म करेंगे और अगले सीएम बनेंगे देवेंद्र फडणवीस। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। अचानक से शिवसेना पीछे हट जाती है और अड़ जाते हैं कि अगला सीएम शिवसेना का बनेगा। जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवसेना को मनाने की बात कर रहे थे, वहीं पर शिवसेना के वरिष्ठ लीडर संजय राउत लगातार स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दे रहे थे कि कुछ भी हो जाए सीएम तो शिवसेना का बनेगा। फिर बीच में बात चलने लगती है कि 2.5 साल शिवसेना का सीएम और 2.5 साल बीजेपी का सीएम। कुछ भी करके बीजेपी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। दोनों तरफ से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं होता और सरकार नहीं बनती। सरकार तो नहीं बनती, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में शायद किसी पॉलिटिकल पंडित ने नहीं सोचा होगा। अचानक से एक न्यूज आती है कि एनसीपी के वरिष्ठ लीडर अजित पवार बीजेपी के साथ हो चले हैं। उन्होंने अपना समर्थन बीजेपी को दिया है और उसके बाद वो सुबह सुबह का मशहूर ओथ सेरेमनी होती है जिसमें एज अ सीएम देवेंद्र फडणवीस ओथ लेते हैं
और एज अ डिप्टी सीएम अजित पवार। हालांकि ये गवर्नमेंट 2-3 दिन से ज्यादा नहीं चलती क्योंकि इस गवर्नमेंट को सपोर्ट ही नहीं मिलता। इस बीच एनसीपी लीडर शरद पवार और उद्धव ठाकरे मिल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये युति अब बन जाएगी और फाइनली वर्कआउट हुआ। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन, इन तीनों ने मिलकर एक सरकार बना ली। हालांकि आज भी पॉलिटिकल पंडित मानते हैं कि ये एक अननेचुरल कोएलिशन था क्योंकि किसी भी तरह से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की जो विचारधारा है वो एक जैसे नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता और वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। जहां एक तरफ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार में उद्धव ठाकरे सीएम बने थे, जिन्होंने कहीं से भी आज तक कोई चुनाव नहीं लड़े थे और उसके कुछ ही दिनों बाद देश कोरोना महामारी की चपेट में आ गया। ये बहुत बड़ा संकट था देश के सामने और फिर घोषणा हुई लॉकडाउन की। इस बीच ये जो ठाकरे सरकार थी वो पूरी तरह से कंट्रोवर्सीज में घिरी रही, जहां पर एक बहुत बड़े मॉब ने कुछ गलतफहमियों की वजह से पुलिस के सामने साधुओं को पीटकर मार डाला। ये खबर आग की तरह पूरे देश और विदेश में फैल गई, जिसको लेकर ठाकरे सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना। इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड ने आग पकड़ ली। उसके बाद एक मशहूर झगड़ा हुआ उद्धव ठाकरे और कंगना रनौत के बीच में। पुलिस ऑफिसर सचिन वाजे को लेकर कंट्रोवर्सी हुई, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर वो नार्कोटिक्स का केस बना। तो ये जो सरकार थी वो पूरी तरह से कंट्रोवर्सीज में रही और किसी भी केस में ये सरकार अपने आप को पूरी तरह से अलग नहीं कर पाई। इस बीच जब सरकार सत्ता को संभाल रही थी, अपने ऊपर लगे एलिगेशन को संभाल रही थी, तब उस वक्त अपोजिशन में बैठे फडणवीस अपना दिमाग चला रहे थे और उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ एक ऐसा दांव खेला जिसके बारे में शिवसेना ने कभी सोचा भी नहीं था। जून 2022 में शिवसेना के वरिष्ठ लीडर एकनाथ शिंदे सरकार से बाहर निकल गए। अपने साथ उन्होंने 40 एमएलए को लिया और वो हो चले बीजेपी के साथ। मतलब जो चीज बीजेपी ने पहले अजित पवार के साथ की थी वही चीज इन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ की, लेकिन इस बार उन्होंने इंश्योर किया कि एकनाथ शिंदे के साथ उतने एमएलए हो। और वो पूरा कांड आपने देखा होगा, कैसे वो यहां से गुजरात गए, फिर गुवाहाटी गए, फिर गोवा गए, फिर महाराष्ट्र में आए। एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको मैं आज तक समझ नहीं पाया। मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या कोई मजाक था या कोई कॉमेडी सीरियल थी, पता नहीं क्या था, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग था। जिसमें देवेंद्र फडणवीस अकेले बोल रहे थे। उन्होंने पहले जाहिर कर दिया कि अब बीजेपी जो है वो शिंदे गठ का जो है वो समर्थन लेगी और सरकार बनाएगी। तो जाहिर हो गया कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे, सबने सोच लिया। लेकिन अचानक उन्होंने कहा कि मैं सरकार में नहीं रहूंगा, मेरे पास कोई मंत्री पद नहीं होगा। सब भौचक्के हो गए और तभी उनके जो समर्थक थे वो बोलने लगे कि देवेंद्र फडणवीस ने जो कुछ भी किया है वो पक्ष के लिए किया है, राज्य के लिए किया है, उन्हें किसी भी तरह से जो है सत्ता का लालच नहीं है। इस सदमे से बाहर आ ही रहे थे, तब अचानक उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो डिप्टी सीएम बनूंगा। मतलब वो पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज थी और ये एक बहुत बड़ा मजाक था। लेकिन जो भी था उसमें एकनाथ शिंदे जो है वो सीएम बने और देवेंद्र फडणवीस जो है वो डिप्टी सीएम बने। ये जो पूरा मामला था इसमें एक जो लॉ है जिसको हम पक्षांतर लॉ बोलते हैं कि उसको कुछ नियम है कि कोई भी पार्टी, कोई भी इंसान अगर किसी पार्टी से चुनकर आता है तो वो पार्टी नहीं छोड़ सकता। अगर उसको वो पार्टी छोड़नी है तो वो अकेला नहीं जा सकता, उसके लिए उसके पास कम से कम 2/3 जो है वो चुने हुए मेंबर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जितने लोगों ने पार्टी छोड़ी है उनका जो मेंबरशिप है वो कैंसिल हो जाती है। पूरा मामला कोर्ट में गया। यहाँ पर शिंदे सरकार ने जो है गवर्नमेंट फॉर्म कर ली, वो सीएम बने, फडणवीस डिप्टी सीएम बने और वो मामला जो है वो कोर्ट में चलता गया, खींचता गया, लगभग 1 साल तक वो चला। उसके बाद जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया वो सबसे ज्यादा भद्दा था। मतलब मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कोर्ट ऐसा वर्डिक्ट कैसे दे सकता है। मतलब लिटरली कोर्ट ने कहा कि ये जो एमएलए है 40 जिन्होंने शिवसेना छोड़ी है वो सही नहीं है, वो गलत है। लेकिन अब जो है वो छोड़े हुए जो एमएलए है वही उस मेन पार्टी के बॉस रहेंगे।
अब आपको लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पर कुछ मिस कर दिया है या कुछ अलग बोल दिया है, तो ये मेरी गलती नहीं है, मेरे को वो वर्डिक समझ में नहीं आया। तो जिसको वो वर्डिक पढ़ना है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसको वहां पर पढ़िए। और अगर आपके यहाँ पर कोई लॉयर है या कोई पॉलिटिकल पंडित है तो उसको पूछे, वो आपको समझा देगा। मेरे तो वो दिमाग की बाहर की चीज है। तो ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं कि ये सब कुछ जब हो रहा था, जब ये सिंधे सरकार का लगभग 1 साल का काम खत्म हो रहा था, उसी वक्त एनसीपी में जो एनसीपी के जो वरिष्ठ नेता है अजित पवार, वो अपनी कार्यकारिणी से खुश नहीं थे। वो लगातार टच में थे बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस के साथ, और ये बात सबको पता थी। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि अब वो अपोजिशन लीडर नहीं रहना चाहते और अपना पद छोड़ना चाहते हैं। और उसी वक्त ये तय हो गया था कि एनसीपी जो है अब वो फूटने वाली है, जैसे सेना फूटी थी। लेकिन यहां पर जो एनसीपी के लीडर है, जो प्रेसिडेंट है शरद पवार, वो यहां पर एक खेली खेल गए और उन्होंने सडनली अपने पद से इस्तीफा दे दिया एज ए प्रेसिडेंट, जिससे एनसीपी जो बिखरने वाले थी वो सब एक साथ आए और सबने मिलकर ये डिसाइड किया कि नहीं नहीं, प्रेसिडेंट आप ही रहेंगे। और जब सब लोग एक साथ हो गए तो उन्होंने अपना जो इस्तीफा था वो वापस ले लिया, और इससे जो एनसीपी का जो डिवाइडेशन था वो कुछ दिनों के लिए टल गया। लेकिन लास्ट वीक जो एनसीपी की कार्यकारिणी की जो बैठक हुई, उसमें अजित पवार को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया। उनके ऊपर किसी भी पद का भार नहीं दिया गया, और उस पूरी मीटिंग में अजित पवार जो थे वो नाराज लग रहे थे। और एक बार फिर से ये सबकी समझ में आ गया कि अब किसी भी वक्त अजित पवार जो है वो एनसीपी छोड़ सकते हैं। और वैसा ही हुआ। कल अजित पवार जो है उन्होंने एनसीपी के 40 एमएलए को लेकर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, और फिर से उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ली। तो ये जो सारा जो सीक्वेंस था पिछले 2.5-3 सालों का, इससे एक बात तो समझ में आ गई कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने जनता को मूर्ख समझ रखा है। मतलब आप किसी को भी वोट दो, सरकार हम ही बनाएंगे। इस पूरे घटना में आपने देखा होगा कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं है, लेकिन सभी पार्टियां जो है वो सत्ता का उपभोग ले चुकी है। इस पूरे खेल में सभी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ फायदा हुआ है। अगर नुकसान किसका हुआ है तो वो हमारा हुआ है, मतलब वोटर्स का, क्योंकि हमने जिसको वोट दिया था वो भी सत्ता में आ गए, और जिसको नहीं दिया था वो भी सत्ता में आ गए। फिर से ये जो समझना है, इससे अच्छा तो हम इंसेप्शन समझ ले, वो आसान है। ये इतना कंफ्यूजन है। अब पता नहीं ये कैसे काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी जो है वो लगातार एनसीपी के ऊपर आरोप करती है कि ये फ्रॉडस्टर है, इन्होंने बहुत सारे घपले किए हैं, बहुत पैसा खाया है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अब उन्हीं मंत्रियों के साथ ये सरकार बनाई है, उनमें से कई सारे मिनिस्टर अभी इस सरकार में मिनिस्टर बने हैं, जैसे छगन भुजबल है, हसन मुश्रीफ है। पता नहीं ये सब कुछ होने के बाद वो लोगों को कैसे फेस करने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनमें शर्म हया नाम की तो कोई चीज होती नहीं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं आने वाले दिनों में। अब इसके जो भी परिणाम मैं यहां पर गिनाऊंगा, जाहिर है ऐसा होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, अलग भी हो सकता है। ये सब कुछ मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो मैं यहां पर सिर्फ अपने प्रिडिक्शंस देने वाला हूं, गलत भी हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो शिवसेना तो अभी वो अधिकृत जो है वो शिंदे सरकार के पास है, तो उद्धव ठाकरे के पास तो शिवसेना भी नहीं है, और उसका पार्टी का जो वो जो धनुष्यबाण है वो भी नहीं है। तो उनका जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो पहले ही गर्दिश में था। यही बात अब शरद पवार के साथ भी होगी। हो सकता है कि इतने सारे एमएलए चले जाने के बाद पार्टी और उनका जो चिन्ह है वो अजित पवार को मिले। और अजित पवार तो अभी से बोल रहे हैं कि ये राष्ट्रवादी उनके साथ मिली है, सिर्फ वो मेरा गठ नहीं मिला है। तो ये जो कोएलिशन हुआ है वो राष्ट्रवादी, बीजेपी और शिंदे की शिवसेना का हुआ है। तो ऐसे में हो सकता है कि एनसीपी का नाम और चिन्ह वो शरद पवार के पास ना रहे। अगर ऐसा हो गया, उद्धव ठाकरे की तरह शरद पवार का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो भी गर्दिश में चला जाएगा। और वैसे भी उनकी अब इतनी उम्र हो चुकी है कि अब वो पहले की तरह फिर से अपना पार्टी नहीं बना पाएंगे। इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है वो है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी के पिछले इलेक्शन में 105 एमएलए थे। अब जब सेना फूट चुकी है, टूट चुकी है,
एनसीपी टूट चुके हैं, जाहिर है उनका जो वोट शेयर है वो आपस में जो है वो डिवाइड हो जाएगा और इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा देगी कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में फुल मेजोरिटी के साथ महाराष्ट्र में सत्ता में आए या फिर इतने एमएलए चुनकर लाए कि कोई दूसरी पार्टी जो है वो कोएलिशन करके सरकार बनाने की कोशिश तक ना करे। जाहिर है उस वक्त उनको शिंदे और अजित पवार का सपोर्ट मिलेगा, जिससे शिंदे शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी को मिनिस्टर बहुत सारे मंत्री पद मिलेंगे, मतलब उनको भी थोड़ा बहुत फायदा होगा। अगर इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसका हुआ है या फिर जिनको धक्का लगा है वो है कांग्रेस। वैसे भी महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं था और उनका अपने बलबूते पर महाराष्ट्र में चुन के आना लगभग नामुमकिन था। वैसे में उनके पास सिर्फ एक ही चांस था कि वो एनसीपी और शिवसेना जैसे रीजनल पार्टीज को अपने साथ पकड़कर सत्ता बनाए रहे और जो 2019 में हुआ था। तो ये जो आशा थी उनकी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब 2024 में या तो उनको अपने बलबूते पर सरकार बनानी पड़ेगी जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, या तो उन्हें पूरी टर्म अपोजिशन में बैठना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी फिर 5 साल तक हिलने नहीं वाली। ये मेरे प्रेडिक्शन है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी मुझे बताइएगा। हो सकता है कि यहाँ पर मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट में जाकर आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।